Hello everyone, this is Commerce Corner and we are going to discuss about a chapter of income tax, chapter 9 deduction out of gross total income। सबसे पहले हमारी डिडक्शंस आती हैं 80 के अंडर सेक्शन 80। सो फर्स्ट पॉइंट है इसका, जो इनकम्स यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकती अंडर सेक्शन 80 के अकॉर्डिंग वो कौन सी इनकम्स होती हैं। फर्स्ट इनकम है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर कोई भी गेन अराइज हो रहा है थ्रू ट्रांसफ़र ऑफ इक्विटी शेयर से, तो उस केस में यहाँ पे अंडर सेक्शन 111A सब सेक्शन 2 के अंडर यहाँ पे कोई भी डिडक्शंस प्रोवाइड नहीं करी जाएंगी। सेकंड पॉइंट है, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 112 सब सेक्शन 2 या फिर 112A के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे डिडक्शंस नहीं होंगी। कैजुअल इनकम है, अगर आपने अंडर सेक्शन 56 सब सेक्शन 2IB के अंडर, ये सारी जो बॉक्स के अंदर आ रही हैं, इनसे अगर कोई इनकम आपको मिल रही है तो उस पर आपको डिडक्शंस नहीं दी जाएंगी। यानी कि लॉटरी से विनिंग हो रही है, क्रॉसवर्ड्स, पजल्स, रेसेस, हॉर्स, कार्ड गेम्स हो गया, ये सारी चीज़ों में से कोई भी इनकम आती है तो आपको यहाँ पे डिडक्शंस नहीं प्रोवाइड करी जाएंगी। और नेक्स्ट पॉइंट है, अगर कोई भी इन सेक्शंस के अकॉर्डिंग आपको कोई इनकम मिलती है, यानी कि 115A, AB, AC, AD, BBA या फिर D, इन सेक्शन के अकॉर्डिंग आपको कोई इनकम मिलती है तो इनके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे कोई डिडक्शन नहीं दी जाती अंडर सेक्शन 80 के अकॉर्डिंग। सेकेंड पॉइंट है मैक्सिमम लिमिट। अब अंडर सेक्शन 80 के अकॉर्डिंग सब सेक्शन 2, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि कितनी मैक्सिमम लिमिट है कि आपको डिडक्शंस इस लिमिट पे प्रोवाइड करी जाएंगी। तो जो हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा कि ये सब चीज़ें नहीं आएंगी, उनको सबको ग्रॉस टोटल इनकम में से हम लेस कर देंगे, तो हमारी जो अंडर सेक्शन 80 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम लिमिट आ जाएगी। थर्ड पॉइंट है नो डिडक्शन टू मेंबर्स इफ़ क्लेम्ड बाय AOPs यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सनस या फिर BOIs, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अगर जो ये आपको सेक्शंस दिए गए हैं 80, 80G, 80GGA, 80GGC, IA, IB, IC, ID, IE, इनके अकॉर्डिंग अगर कोई AOP या BOI ने डिडक्शंस क्लेम कर ली हैं तो कोई भी और सेक्शंस में उनके मेंबर्स को डिडक्शंस नहीं दी जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, डिडक्शंस टू बी अलाउडेड विद रेफरेंस टू इनकम इंक्लूडेड इन GTI अंडर सेक्शन 80AB। इन केस अगर आपको 80 सेक्शन के अकॉर्डिंग आपको कोई डिडक्शन मिल रही है और वो जो इनकम है जिस पे आपको डिडक्शन मिल रही है वो ग्रॉस टोटल इनकम में इंक्लूडेड है, तो आपको यहाँ पे जो भी आप इनकम कंप्यूट करोगे वो प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए जो भी GTI में इंक्लूड होंगी, यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम की प्रोविजन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चलना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट है टाइमली फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स फॉर क्लेमिंग सर्टेन डिडक्शंस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80AC। अब यहाँ पे जो सेक्शंस दिए हुए हैं IA और RRB, इनके बीच में जो भी सेक्शंस कवर होते हैं उनमें अगर डिडक्शंस मिलती हैं तो आपको यहाँ पे फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स करनी पड़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अब यहाँ पे जो डिडक्शन क्लेम करेगा वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80 के अकॉर्डिंग असेसी ही होना चाहिए और विद प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स के साथ। सेवेंथ पॉइंट है, यहाँ पे कोई डबल डिडक्शंस नहीं प्रोवाइड करी जाएंगी। एट्थ पॉइंट है, अब यहाँ पे कुछ अदर डिडक्शंस प्रोवाइड करी गई हैं कंपनीज़ को। ठीक है, इसका जो सेक्शन है वो याद कर लेना, 115BA, BAA मीन्स 115BAA। मैंने यहाँ पे एक बार 115 लिखा है ताकि वो इजीली याद हो जाए। ठीक है, सो नेक्स्ट है BAB, राइट। तो इन सेक्शंस में आपको कंपनी के एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे डिडक्शंस प्रोवाइड करी जा रही हैं। 80JJA में जो न्यू एम्प्लॉयज़ होंगे उनको डिडक्शंस प्रोवाइड करी जा रही हैं। 80M के अकॉर्डिंग इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड्स के रिलेटेड यहाँ पे डिडक्शंस प्रोवाइड करी गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अंडर सेक्शन 115BAC एंड 115BAD, इनके अकॉर्डिंग क्या क्या डिडक्शंस हैं। फर्स्ट है 80CCD अंडर सेक्शन 2, किसके रिलेटेड, जो भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा NPS में यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम में। और नेक्स्ट है 80JJA में, जो भी एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे न्यू एम्प्लॉयज़ की होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने पहले भी पढ़ा था, जस्ट इसके सेक्शंस यहाँ पे चेंज हो गए हैं कि ये इस सेक्शंस में भी अलाउड है अंडर सेक्शन 80 के अकॉर्डिंग। अब लास्ट पॉइंट है 10th पॉइंट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 115BAD के अकॉर्डिंग 80JJA में न्यू एम्प्लॉयज़ को जो भी प्रेस्क्राइब किया जाएगा प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू सेक्शन
BAD के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिडक्शंस प्रोवाइड करी जाती हैं। यहाँ तक हमने 10 पॉइंट्स करे हैं अंडर सेक्शन 80 के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पर। इसमें से 15 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है अगर थ्योरी में, तो इसके सेक्शंस एक्सप्लेन करने होते हैं, चाहे वो 5 सेक्शन इकट्ठे दे दे या फिर आपको सिर्फ पेमेंट वाला सेक्शन दे दे या इनकम वाला सेक्शन दे दे। अब मेनली जो डिडक्शंस हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। 80C से लेके 80GGC तक पेमेंट्स वाला सेक्शन होता है और 80IA से लेके 80U तक इनकम्स वाला, यानी कि कोई भी डिडक्शन आपको सर्टेन पेमेंट्स पे मिल रही है या सर्टेन इनकम्स में मिल रही है, वो ये अलग अलग सेक्शंस में जाएंगे। पेमेंट्स के रिगार्डिंग हमारा फर्स्ट पॉइंट है, आपको अगर डिडक्शन मिलती है PF के रिगार्डिंग, मींस प्रोविडेंट फंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के रिगार्डिंग अंडर सेक्शन 80C में, ठीक है, सेक्शन 7 में याद करना है, साइड में लिखा हुआ है 80C। और इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन ये ले सकता है डिडक्शन, एक तो इंडिविजुअल या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। नेक्स्ट है रेट ऑफ डिडक्शन। जो रेट ऑफ डिडक्शन है यहाँ पे 2 अमाउंट्स आपने याद रखनी है, या तो जो PF है प्रोविडेंट फंड की टोटल अमाउंट या फिर 1,50,000, इन दोनों में से जो भी कम अमाउंट होगी वो एज अ डिडक्शन यहाँ पे अलाउड होगी, ठीक है। अब जो 1,50,000 है उनमें 3 डिडक्शंस अलाउड हैं, 80C, 80CCC, 80CCD, ठीक है। एंड यहाँ पे जो क्वालिफाइड होते हैं अंडर दीज डिडक्शंस वो है SPF, RPF, URPF, यानी कि अगर आप डिपॉजिट करते हो SPF में, ठीक है, SPF का मतलब होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। अगर कोई भी डिपॉजिट बाय एम्प्लॉय इन चीज़ों में करा जाता है तो यहाँ पे फुली डिडक्शन प्रोवाइड करी जाती है। नेक्स्ट है RPF, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो इसमें भी फुली डिडक्शन प्रोवाइड करी जाएगी, ये फुली क्वालिफाई है। लास्ट पॉइंट है URPF, मीन्स अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। इसमें जो एम्प्लॉय है जो भी डिपॉजिट करेगा इस चीज़ में, तो वो क्वालिफाई नहीं है कि वो डिडक्शन ले सके। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी कि LIC, यानी कि उसे कितनी डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80C के दौरान। फर्स्ट पॉइंट है, अगर वो 1 अप्रैल 2012 से पहले पॉलिसी इशू कराता है तो एक्चुअल अमाउंट जितनी होगी या फिर 20% ऑफ एक्चुअल अमाउंट, उन दोनों में से जो भी लेस अमाउंट होगी वो अमाउंट डिडक्शन के लिए यूज होगी। नेक्स्ट अमाउंट है, अगर वो LIC प्रीमियम पॉलिसी वो इशू की जाती है ऑन दिस डेट 1 अप्रैल 2012 को ही इशू की जा रही है या फिर उसके बाद इशू करी जा रही है, तो यहाँ पे 10% लगेगा, पहले हम 20% लगा रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो पॉलिसी है वो इशू करी जा रही है ऑन 1 अप्रैल 2013 को, बट यहाँ पे कोई डिसीज है उस पर्सन को विद डिसेबिलिटी, तो इस केस में 15% लगेगा, ठीक है। फर्स्ट केस में हम 20% लगा रहे थे, अगर वो बिफोर करता है, आफ्टर करता है तो वो 10% है। अगर हम यहाँ पे डिसेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे 15% लगेगा, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में एक और चीज़ थी, जो उसका लॉक इन पीरियड होता है वो 2 इयर्स का होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सैलरी टुवर्ड्स डेफर्ड एन्युटी। इस पॉइंट में है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80C यहाँ पे 20% ऑफ सैलरी से ज़्यादा की डिडक्शन यहाँ पे नहीं मिलेगी। ग्रुप इंश्योरेंस, इसमें यह है कि अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ का ग्रुप इंश्योरेंस करवाता है तो उसमें जो अमाउंट यूज़ हुई है वहाँ पे उसे डिडक्शन मिलेगी। नेक्स्ट है अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड, यहाँ पे भी उसे डिडक्शन मिलेगी, डेफर्ड एन्युटी में भी। नेक्स्ट है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, इसमें आपको 5 ईयर का लॉक इन पीरियड मिलता है, यानी कि आपकी जो पार्टिसिपेशन है वो 5 ईयर से कम ना हो, और जो यहाँ पे अमाउंट डिपॉजिट करी जाएगी वो असेसी के नाम पे या स्पाउस के नाम पे, चिल्ड्रन के नाम पे करी जा सकती है। देन आपको नेम्स याद करने पड़ेंगे इन 3 पॉइंट्स के, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, 8th 9th इशूज़, नेशनल सेविंग स्कीम, NSS कहते हैं जिसे, 1992 यहाँ पे फुली डिडक्शन प्रोवाइड करी गई है। जीवन धारा, जीवन अक्षय पॉलिसीज़, यहाँ पे जो SSC है या HUF है वो अमाउंट यहाँ पे पेड करता है तो उसे डिडक्शन मिलती है। पेंशन फंड सेटअप बाय म्यूचुअल फंड्स या UTI, तो इसमें डिडक्शंस मिलेंगी। नेशनल हाउसिंग बैंक में भी।
नेक्स्ट पॉइंट है कि जो अमाउंट यहाँ पे हाउसिंग डेवलपमेंट, टाउन या फिर रूरल डेवलपमेंट के लिए यूज़ करी जा रही है उसमें क्या कंडीशंस हैं कि कैसे उन्हें डिडक्शंस प्रोवाइड करी जाती हैं। तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर होना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर कोई भी अथॉरिटी लाइक हाउसिंग बोर्ड है वो इंक्लूडेड हो उसे डेवलप करवाने में या फिर इम्प्रूव करवाने में, कोई भी सिटी हो सकती है, टाउन हो सकता है या विलेज हो सकता है। स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इन केस अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है अबाउट द स्कीम तो यहाँ पे रिडक्शंस प्रोवाइड करी जाती हैं। बैंक्स, यहाँ पे जो टर्म डिपॉजिट्स हैं वो 5 ईयर से ज़्यादा का होना चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिडक्शंस प्रोवाइड करी जाती हैं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट, यहाँ पे भी रिडक्शंस प्रोवाइड करी जाती हैं। अगर किसी भी लड़की के नाम पे कोई भी यहाँ पे डिपॉजिट्स करवाए जाते हैं या फिर लीगल गार्जियंस को यहाँ पे रिडक्शंस मिलती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर कोई भी अमाउंट यहाँ पे ELSS में डिपॉजिट करी जाती हैं यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में, तो यहाँ पे रिडक्शंस प्रोवाइड करी जाती हैं जो कि नोटिफाइड होंगी रिबेट अंडर सेक्शन 88 में, तभी यहाँ पे रिडक्शंस मिलेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन फॉर परचेज एंड कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे ये है कि आपके जो रिलेटिव्स हैं वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे, आपको कोई इंस्टीट्यूशन यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो, LIC हो, बैंक्स हो, HDFC, HUDC हो।